गुड इवनिंग, प्रणाम। मैं रामोद सिंह एसएलए लीगल एडवाइज़र आज आपके बीच में मोटर की बेसिक से लेकर के उसके प्रिंसिपल तक पे कुछ कानूनी ढंग से विश्लेषण करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आशा है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और नीडी लोगों तक पहुंचाएंगे। और नीडी लोगों की डिमांड पे ही ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और एकदम इंट्रोडक्टरी है। ज़रूरत सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट क्या होती है इंश्योरेंस में, उस वहाँ तक इसे समझने की कोशिश करते हैं। मोटर इंश्योरेंस अ फैसिनेटिंग ब्रांच ऑफ इंश्योरेंस है जो इट्स बिगिनिंग इन द यूनाइटेड किंगडम में इसका बिगिनिंग हुआ था। द फर्स्ट मोटर कार वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लैंड इन 1894। इन 1894 में द फर्स्ट मोटर पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस इन 1895। और कंप्रहेंसिव इंश्योरेंस की जो पॉलिसी थी अलॉन्ग विद द लाइन्स ऑफ द पॉलिसी इशूड जो आज इशू हो रही है, वो एक्सीडेंटल डैमेज टू द कार वाज एडेड टू द पॉलिसी। किसके साथ? थर्ड पार्टी का पहले बीमा जो चालू हुआ था वो 1895 में टू कवर थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़, क्योंकि ज़्यादा रिस्क तब थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ में था, डैमेज वाले रिस्क कम थे, तो ये तो बाद में इसमें ऐड हो गया। In 1903 द कार एंड जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाज एस्टेब्लिश मेनली टू ट्रांजैक्ट मोटर इंश्योरेंस, जो मोटर इंश्योरेंस के ट्रांजेक्ट करने के लिए था। आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट गाड़ियों की संख्या बढ़ गई थी। मेनी इंजर्ड पर्सनस, जो किसी की इंजरी हो रही थी, एक्सीडेंट हो रहे थे, ये सब चीज़ें बढ़ती देख करके लोगों ने सोचा दिस लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपल्सरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस थ्रू द पासिंग ऑफ द रोड ट्रैफिक रूल्स 1930 and 1934. The compulsory insurance provision of these act have been consolidated by the Road Traffic Act 1960. ये तो इंग्लैंड की बात है। अब इंडिया में हम समझने की कोशिश करते हैं, सेम चीज़ है, क्योंकि राज उनका वहाँ था, यहाँ भी था, यहाँ पे ऐसे ही लेकिन यहाँ से चीज़ें वहाँ के बाद आती थी। इन इंडिया दी मोटर व्हीकल एक्ट वाज पास्ड इन 1939, मोटर व्हीकल एक्ट, और इंश्योरेंस एक्ट भी 1938 में पास हुआ था, लेकिन इफेक्टिव 1939 में ही हुआ था। द प्रैक्टिस ऑफ द मोटर इंश्योरेंस इन इंडिया जनरली फॉलोज द यूके, ये तो जब पहले ही मैं बता चुका हूँ ये। और उसके बाद फिर ये IRDA और इंश्योरेंस एक्ट के माध्यम से कितने अमेंडमेंट्स वगैरह सारे आए, वो चीज़ें फॉलो होती गई। वो तो अब इसी स्टेज में हम आ गए हैं कि वो हमें तो इतिहास को बता रहा हूँ, आज का जो स्टेज है उसको हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में फिर से अमेंडमेंट हो गया उसका। 1988 में 1939 वाला जो एक्ट था वो 1988 में अमेंड हो गया, और उसके और इफेक्टिव डेट 1989 हुई, वो 1 जुलाई थी। अब बेसिक प्रिंसिपल क्या होते हैं इंश्योरेंस के? मोटर व्हीकल के इंश्योरेंस के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, तो मोटर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर सब्जेक्ट टू द बेसिक प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल टू प्रॉपर्टी ऑफ लाइबिलिटी इंश्योरेंस इन जनरल। लाइबिलिटी इंश्योरेंस इन जनरल मतलब लाइबिलिटी पे ही ज़्यादा केंद्रित है। दीज प्रिंसिपल्स हैव बीन डील्ड विद द डिटेल इन द कोर्स प्रिंसिपल ऑफ द जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में लाइबिलिटी इंश्योरेंस को ही ध्यान देते हुए पहले से ये पॉलिसी और सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस वही सिखाता है, एक्ट का इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं। द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दीज प्रिंसिपल्स इन मोटर इंश्योरेंस इज एग्जामिन अंडर द रिलेवेंट टॉपिक इन द और जो इंश्योरेंस के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो लमसम में आप जान लीजिए कि बेसिक प्रिंसिपल का मतलब किस बेस पे ये काम करता है, इंश्योरेंस काम करता है। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मोटर इंश्योरेंस आर गवर्न बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ द अटमोस्ट गुड फेथ। द डॉक्ट्रिन इम्पोजेज ए लीगल ऑब्लिगेशन ऑन द प्रपोजर टू डिस्क्लोज ईच एंड एवरीथिंग व्हाट एवर ही है, उसको है जो भी उसके पास है वो उसे डिस्क्लोज करना है, और वो जो डिक्लेरेशन देना है ही हैज़ टू गिव दिस डिक्लेरेशन करेक्ट। चीज़ें क्लियर तो इंश्योरेंस कंपनी को भी करना है, लेकिन इंश्योर्ड को सबसे पहले, क्योंकि वो प्रपोज कर रहा है, तो प्रपोजल में वो अपनी सारी चीज़ें करेक्ट इन्फॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी को देगा। द इफेक्ट ऑफ दिस इज दैट द आंसर्स गिवन इन द प्रपोजल बिकम्स वारंटी। जो प्रपोजल फॉर्म भरता है उसकी वारंटी बन जाती है, और द आंसर्स रिक्वायर्ड टू बी लिटरली ट्रू एंड करेक्ट। तब करेक्ट होने चाहिए। द आंसर्स आर रिक्वायर्ड टू बी लिटरली ट्रू एंड करेक्ट। एनी रॉन्ग आंसर
क्या होगा यदि रॉन्ग आंसर कॉन्ट्रैक्ट को वाइड बनाता है, कॉन्ट्रैक्ट को वाइड बनाता है, इलीगल बनाता है, इनवैलिड बनाता है। तो एनी रॉन्ग आंसर इन रेस्पेक्टिव ऑफ द मटेरियलिटी विल रेंडर द कॉन्ट्रैक्ट बाइडेबल बाय द इंश्योरेंस उसको बाइडेबल बना देंगे। द बर्डन ऑफ प्रूविंग कंसीलमेंट और मिसरिप्रेजेंटेशन लाइज ऑन द इंश्योरेंस कंपनी। और अगर कोई भी कमी है, किसी भी तरह का ड्रॉबैक्स हैं और या कोई इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं दी गई है, वो इन्फॉर्मेशन को इनकरेक्ट साबित करना है तो इंश्योरेंस कंपनी को साबित करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि बोल करके निकल जाएंगे, आपको साबित करना पड़ेगा वो गलत है। वो इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये लोग जो है ना लाइज थी, वो मिसरिप्रेजेंटेशन की किसी भी तरह की जो भी इन्फॉर्मेशन गलत है, इनकरेक्ट है या किसी तरह से गुड फेथ में नहीं है, तो वो सारी चीज़ें प्रूव करना इंश्योरेंस कंपनी का काम है। और इंश्योरेंस कंपनियाँ प्रूव करने की कोशिश करती हैं, लेकिन आज की तरह जो प्रूव हो रहा है ना, आज तो ऐसा प्रूव होने लग रहा है कि इंश्योरेंस को इंश्योर्ड को क्लेम नहीं देना है। प्राइवेट कंपनियाँ तो ऐसे तो उसको क्लेम देना ही नहीं है, तो नहीं क्लेम देने के लिए वो सारी चीज़ें ऐसी प्रूव करते हैं कि पता लगता है कि वो घूम फिर करके नो क्लेम कर देंगे, बाद में वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जा करके सारे लोग तो जाते नहीं हैं। 100 में से 80 गए, 100 में से 20 गए, 80 नहीं गए, तो 80 का उनको पैसा बच गया। ये है उनका फंडा। सम एग्जाम्पल ऑफ द मटेरियल फैक्ट इन द मोटर इंश्योरेंस और द टाइप ऑफ व्हीकल, जियोग्राफिकल एरिया है जो, और फिजिकल कंडीशन ऑफ द ड्राइवर है, और ड्राइवर के पास कोई जो चालान वालान करते हैं उसकी उस पर कोई पनिशमेंट वगैरह है, ये सब चीज़ें हैं। एक्सपीरियंस है और पिछला लॉस का एक्सपीरियंस भी देखना होता है। तो ये चीज़ें प्रपोजल के टाइम में देखते हैं तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन ये तो मोटर में है, मोटर में थोड़ा है, बहुत बाकी ब्रॉड है। It is important to note that the compulsory third-party insurance has introduced a modification of the adopting Section 149 of the Motor Vehicles Act 1980 of the relevance। वो इसलिए है कि सब गुड फेथ होते हुए भी, सारे गुड फेथ होते हुए भी, या कोई गुड फेथ नहीं भी है, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है इनकरेक्ट भी है, उसके बावजूद भी थर्ड पार्टी लॉस में इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर ये कंपल्सन रहता है कि उन्हें क्लेम देना है। तो वहाँ पे वो गुड फेथ का थोड़ा सा अमेंडमेंट सा हो जाता है। इफ आफ्टर ए सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस कंप्लाइंग विद द कंपल्सरी इंश्योरेंस प्रोविजंस ऑफ द एक्ट हैज़ बीन इशूड, judgment in respect of compulsory third party liability is obtained against an insured person, then notwithstanding that the insurer may be entitled to abide or cancel or may have avoided or cancelled the policy, the insurer has to pay to the third party the amount decreed plus the cost and the interest awarded, and is if he were the judgment debtor and subject to the sum insured under the policy। जो कोर्ट ने डिसाइड किया है, अवार्ड कर दिया जो लेवल है जितने अमाउंट तक का, वो भी एक लिमिट होती है, उसके आगे नहीं वो करते हैं, जो लिमिट है उससे बढ़ाते नहीं, उसको देना पड़ता है। वहाँ पे थोड़ा वो वहीं देखने में आता है कि वो गुड फेथ कहीं ज़्यादा कुछ गौर से नहीं देखा जाता है। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड देयर हियर इज़ दैट द insurers have to pay the third parties even though they may be entitled to abide or cancel the policy। अगर वो कैंसिल कर सकते हैं तो भी नहीं कैंसिल कर सकते हैं और देना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनके पास लॉजिक, उनके पास कुछ मिलते हैं रीजन, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है, मिसरिप्रेजेंटेशन मिलता है, उसको बेस पे वो पॉलिसी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लाइबिलिटी उनकी खड़ी रहती है, उनको देना ही पड़ता है। बाद में दियर राइट टू डिफेंड इन दिस कंटेक्स्ट इज आल्सो रेस्ट्रिक्टेड एट स्पेसिफिक कंडीशन अंडर दिस सेक्शन। डज दिस मीन दैट द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ इज मॉडिफाइड इन द मोटर इंश्योरेंस? या क्या इसका ये मतलब है कि वहाँ पे अमेंडमेंट होता नहीं? इट इज़ इन पब्लिक इंटरेस्ट, इट इज़ इन पब्लिक इंटरेस्ट। अमेंडमेंट तो है, लेकिन कोर्ट का जो काम है वो पब्लिक इंटरेस्ट में रहता है। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिसको कि कोई भी इंश्योर्ड है वो बियर नहीं कर सकता है, दे नहीं सकता है, तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनियों पे थोड़ा सा इस पर कंपल्सन दिया। द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर्स एंड द इंश्योर्ड में परमिट द इंश्योरर टू अवॉइड लायबिलिटी अंडर वेरियस सर्कमस्टेंसेस। हाउएवर इफ these circumstances do not fall within the purview of section 2 of the section 149 of MB Act, मोटर व्हीकल एक्ट 1938 में सेक्शन 2 में है, इंश्योरर कैन नॉट इन्वोक देम इन एड एंड एस्केप लाइबिलिटी फॉर द थर्ड पार्टी। दिस थर्ड पार्टी रिस्क आ गया, उससे लाइबिलिटीज बच नहीं सकते हैं।
The terms of the contract between the insurer and the insured which determine their interests, rights and the liabilities are different from the statutory liability of the insurer for the third party risk. The remedy available to the insurer in such a case is to proceed against the insured for the breach of the contract and claim reimbursement of the amount paid to the to satisfied award. जो भी अवार्ड हुआ है उसको सेटिस्फाई करने के लिए अमाउंट पे करना पड़ेगा. सिंस द मोटर व्हीकल एक्ट इज ए बेनिवोलेंट लेजिस्लेशन, ये जो लेजिस्लेशन है बेनिवोलेंट है और बेनिवोलेंट होने की वजह से थर्ड पार्टी क्योंकि थर्ड पार्टीज कंसर्न होती हैं और रिलीफ मिलना होता है. द डिफरेंसेस अवेलेबल टू द इंश्योरर विद रिगार्ड टू द थर्ड पार्टी आर रेस्ट्रिक्टेड अंडर सेक्शन 149 बट द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ होल्ड्स गुड एज बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड. गुड फेथ के बेस पे आप घुमा सकते हो, काफ़ी दिनों तक खींच सकते हो, 10 साल तक मुकम्मल चलता है, 7-8 साल के बाद ही जाके पेमेंट होती है. कुछ पॉइंट्स हैं लेकिन ये ज़रूरी है कि पब्लिक इंटरेस्ट में पब्लिक को ही फ़ायदा होता है, ये कोर्ट से भी होता है. इंश्योरेबल इंटरेस्ट पहला प्रिंसिपल हो गया गुड फेथ का, अटमोस्ट गुड फेथ. अटमोस्ट गुड फेथ को ओब्रीमा फाइड भी बोलते हैं और वो कानूनी भाषा में है और कानूनी ढंग से अगर उसको समझने की हम कोशिश करें तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये समझ के चलिए कि गुड फेथ का मतलब ये है कि आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपका जो प्रपोजल में लिखा हुआ है वो करेक्ट होना चाहिए. जो और अटमोस्ट गुड फेथ दोनों साइड से भी होता है. आपको भी पूरी तरह से सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उनको भी पूरी तरह से करेक्ट आपकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. तो कॉन्ट्रैक्ट कभी बाइडेबल नहीं होगा, नहीं तो बाइडेबल हो करते हैं. दूसरा प्रिंसिपल है इंश्योरेबल इंटरेस्ट. इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब कि वहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी है, मींस गाड़ी है, व्हीकल है, उसका सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस है. सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस क्या है? व्हीकल है. और लीगल रिलेशनशिप उससे लीगल रिलेशनशिप क्या है, किसकी है? लीगल रिलेशनशिप का मतलब रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं, आपके नाम पे है तो आप हैं ओनरशिप पे. एंड प्रॉपर्टी राइट इंटरेस्ट फ्रीडम फ्रॉम लाइबिलिटी एंड स्टैंड्स लूज टू लॉस डैमेज इंजरी आर क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी. जब ये कभी आता है तो वो इनसे किसको एडवांटेज मिलना चाहिए, कौन है वहाँ पे, ये सारी चीज़ें उससे द इंश्योर्ड मस्ट बियर ए लीगल रिलेशनशिप टू द सब्जेक्ट मैटर वेयर बाई ही स्टैंड टू बेनिफिट बाई द सेफ्टी ऑफ द प्रॉपर्टी की सेफ्टी के लिए, राइट के लिए, इंटरेस्ट के लिए, फ्रीडम फ्रॉम लाइबिलिटी एंड स्टैंड टू लूज बाई एनी लॉस डैमेज इंजरी और क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी. को भी लाइबिलिटी आती है उसको उसे देना है तो वो इंटरेस्ट जो है ना बना होना चाहिए कि एग्जिस्टेंस है, मैटर सब्जेक्ट मैटर है और साथ में इसके राइट्स हैं, जिन राइट्स के बेस पे उसकी लाइबिलिटी उस पर आ सकती है. अगर उसमें जो लाइबिलिटी आ सकती है तो उसका राइट तो इंडेमनीफाई करने का भी तो है, तो वो जो है ना इंश्योरेबल इंटरेस्ट हुआ. इन मोटर इंश्योरेंस द व्हीकल इज़ प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है, इसे है एंड विच इज एक्सपोज टू लॉस और डैमेज द इंश्योर्ड हैज आल्सो ए लीगल लाइबिलिटी टुवर्ड थर्ड पार्टीज. दूसरी थर्ड पार्टियों के लिए लीगल लाइबिलिटीज होती है. ही मे सफ़र फाइनेंशियल लॉस इफ ही इनक्योर्स द लाइबिलिटी अंडर लॉ through the use of the vehicle. Therefore the insured has insurable interest which entitles him to insure the vehicle against damage and liability. वही जिसको लाइबिलिटी पे करने का राइट है उसको इंडेमनिफिकेशन का भी राइट है, वही राइट ले सकता है. तो वही इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसका बना हुआ है. फर्दर अंडर सेक्शन 146 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988, no person shall allow any other person to use a vehicle in public place unless the vehicle is covered by insurance policy complying with the requirement of the act. अगर एक्ट का इंश्योरेंस नहीं है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है तो वो गाड़ी प्ले नहीं कर सकता है, ना तो कोई भी इंश्योर्ड उसको अटैच करेगा. कहीं पे भी पब्लिक प्लेस में वो चला नहीं सकता. और पब्लिक प्लेस की परिभाषा आप जानते हैं कि पब्लिक प्लेस जहाँ पब्लिक होती है किसी भी तरह से वो है, पब्लिक का जो ना वहाँ पे आना आवागमन है, आना जाना है, रोड है, सड़क है, स्ट्रीट है, गली है, सब पब्लिक प्लेस है. तो इन जगहों पे द ओनर इंश्योर्ड में अथराइज द अदर पर्सन टू ड्राइव हिज व्हीकल. इन सच केसेस थ्रू द ओनर इंश्योर्ड हैज ए स्ट्रिक्टली स्पीकिंग नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन एनी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी. क्योंकि चला तो दूसरा रहा है, उसको नहीं है, लेकिन वहाँ पे क्या करता है वो एजेंट के रूप में काम हो जाता है. उसने अथराइज किया है ना, उसको अथराइज किया है तो एजेंट ही एक्ट एज एन एजेंट एंड अरेंजिंग द इंडेमनिटी ऑन बिहाफ ऑफ सच अदर पर्सन हु मे ड्राइव द व्हीकल एंड
incur liability. Otherwise, the insured third party will have no recourse to recover the money. अगर ऐसा नहीं होगा, अगर इसको एजेंट नहीं बनाएंगे तो फिर वो किससे पैसा लेगा? वो तो ड्राइवर तो भाग जाएगा, वो कहेगा तो मेरी तो गाड़ी नहीं है, छोड़ो आप, मैं तो पटना में हूँ, बिहार में हूँ, मुंबई में, कलकत्ता में, ढूंढते रहो। तो इसलिए इसको जो है ना, अगर आपने अप्लाइज किया है, किसी को भी दिया है, पब्लिक प्लेस में दिया है, तो उसमें जो थर्ड पार्टी आएगी, वो थर्ड पार्टी को आपको एजेंट के रूप में देना पड़ेगा। इफ अ व्हीकल इज परचेज अंडर ए हायर परचेज एंड लीज एग्रीमेंट, हायर परचेज, लीज एग्रीमेंट, हाइपोथिकेशन, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। हायर परचेज का मतलब हुआ, लीज का मतलब हुआ कि उनके नाम पे रजिस्ट्रेशन, उनका नाम पर रजिस्ट्रेशन का मतलब उनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट बन गया। और ओनर्स एंड इंश्योरेंस शुड बी इन द नेम, उनके नाम पे होना चाहिए। सेक्शन 51 ऑफ द एमपी एक्ट रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन इन द नेम ऑफ यूजर विद द ओनर्स राइट इंडोर्स इन द रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट। रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में इंडोर्स होते हैं। हाइपोथिकेशन में भी आपने देखा है कि हाइपोथिकेशन रहता है, और हाइपोथिकेशन में सिर्फ एक ही चीज़ रहता है, ये है कि हाइपोथिकेशन में जो इसका रिमेनिंग लोन अमाउंट है, उसी अमाउंट तक का उसका अधिकार है, उसके बाद का बचा हुआ पैसा उसको मिलेगा। ये राइट इनको मिलना है इंश्योरेंस, उसमें मोटर व्हीकल एक्ट में मिला है, और वो इंश्योरेंस कंपनी को फॉलो करना होता है। इसीलिए कभी कोई भी थेफ्ट का क्लेम या कोई बड़ा क्लेम आता है, 5,85,000 रुपये क्लेम है, 4 लाख हाइपोथिकेशन में चला गया, बैंक को चला गया, बाकी बचा हुआ उसको मिला। कई बार उनको बिल्कुल नहीं मिलता है, वो पूरा ही लोन बना रहता है, सब लोन में ख़त्म हो जाता है। कई लोगों को हमने भी देखा है, कई लोगों को हमने गाइड किया, सब उनको सपोर्ट किया। सपोर्ट करने के बाद पता लगा कि जी सब पैसा वहाँ चला गया, जी हमारे तो सब पैसे ख़त्म हो गए, हम तो जीरो हैं। खेत बेच के देते तो हीरो रहते, खेत बेच के देते, लेकिन मिल गया तेरे को, हवा बताते हैं लोग, ऐसा भी। इन हाइपोथिकेशन केस दी ओनरशिप इज दी इन यूजर only, but financiers have insurable interest to the extent of the loan. A similar clause is incorporated in the policy for the purpose and motor traders garage properties. मोटर ट्रेडर्स में और गैराज प्रोपराइटर्स के पास भी राइट होते हैं कि वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट उनका बनता है। किस बात का बनता है? जैसे आपने वहाँ गाड़ी दिया, बनने के लिए गई हुई, और भी दूसरे लोगों ने दिया है, तो उनको वहाँ पे उनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, उस इंश्योरेबल इंटरेस्ट के नाते वो बीमा करा सकते हैं और उस पर क्लेम भी ले सकते हैं, और क्लेम मिलता भी है। और मोटर ट्रेड की पॉलिसी भी इसी तरह की है। और न्यू एंड यूज्ड वो दोनों कारों के लिए भी ये जो गैराज वगैरह बीमा कराते हैं उनका भी वो वैलिड है। तीसरा प्रिंसिपल आता है अटमोस्ट गुड पे, पहला इंश्योरेबल इंटरेस्ट, दूसरा इंडेमनिटी, तीसरा प्रिंसिपल में आते हैं। इंडेमनिटी क्या है? इंडेमनिटी क्या है? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी, एंड दैट इज टू से द इंश्योर्ड इज प्लेस्ड आफ्टर लॉस as far as possible in the same position as he was immediately before the loss. उसके लॉस होने से पहले जो उसकी स्थिति, उसी स्थिति में लाना है, इसी को इंडेमनिफिकेशन कहते हैं। मेक गुड ऑफ दैट लॉस, एंड दिस प्रिंसिपल इंश्योर दैट द इंश्योर्ड डज नॉट मेक ए प्रॉफिट आउट ऑफ हिज लॉस। अगर उसको कोई लॉस हुआ है तो प्रॉफिट नहीं कर सकता। जैसा बहुत फ्रॉड होते रहते थे, मोटर क्लेम में बहुत फ्रॉड होते हैं कि पता लगा 10,000 रुपये का नुकसान हुआ है तो उसको 1 लाख बना लेते थे, और सब लोग मिले रहते थे, फर्जीवाड़ा कर लेते थे, पैसा कमा लेते थे। ये तो हमारे देश की टेंडेंसी है, लोग पैसा कमाने के लिए सब इलीगल काम करते ही हैं सभी लोग। तो वो जो ना प्रॉफिट नहीं कमा सकता, प्रॉफिट आउट ऑफ हिज लॉस में वो प्रॉफिट नहीं कमा सकता है। मोटर इंश्योरेंस प्रिंसिपल ऑफ द इंडेमनिटी इज ऑफ 2 टाइप्स, TL and CTL, टोटल लॉस एंड कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस, एंड थेफ्ट क्लेम, अदर रिपेयर क्लेम्स। टोटल लॉस गड्ढे में चली गई, टोटल लॉस ही हो गया, कहाँ मिली, कुछ नहीं है। CTL कंस्ट्रक्टिव टोटल है, एक्सीडेंट हुआ, एक्सीड कर रहा है 75%, तो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस हो गया, और रिपेयर का लॉस हो गया, और थेफ्ट हो गई, वो भी टोटल लॉस है। बिल्कुल पूरे पैसे देना पड़ेगा, उसमें तो सिर्फ एक्सेस कटेगा देना। ऐसे गाड़ी नीचे चली गई, इलेक्ट्रिबल नहीं है, और उसका साल्वेज भी नहीं पता जाता है, उसको साल्वेज नहीं करना, वो पूरा पैसा देना हो तो टोटल लॉस हुआ ना, टोटल लॉस। फॉर टोटल लॉस, कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस, थेफ्ट क्लेम, द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योर्ड्स डिक्लेयर्ड वैल्यू IDB इज अप्लाइड। IDB का मतलब क्या है कि IDB डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन market value or depreciated price. It is the sum insured agreed at the beginning of the policy between insurer and insured. 5 साल तक तो ये अपने हिसाब से कंप्यूटर से जोड़ते रहे, तो उसके बाद एग्रीड होता है इंश्योर्ड और इंश्योरेंस के बीच में।
लेकिन जो वैल्यू एग्रीड हो जाती है वो स्टार्ट पॉलिसी से लेकर के ख़त्म होने तक उसकी वही वैल्यू रहती है। इसलिए अगर कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस आया किसी भी तरह का लॉस आया जो टोटल लॉस की श्रेणी में आ रहा है तो उसको पूरे आईडीवी देनी पड़ेगी। आईडीवी का मतलब उसमें से जो डिडक्टिबल्स जैसा है डिडक्ट करके दे सकते हैं, एक्सेस का निकालना है, साल्वेज का निकालना, जैसा केस होगा उसके हिसाब से। इन केस ऑफ रिपेयर क्लेम दी इंडेमनिटी इज कॉस्ट ऑफ पार्ट्स लेस डिप्रिसिएशन, क्योंकि डिप्रिसिएशन पॉलिसी पे नहीं डिप्रिसिएशन किया तो नहीं डिप्रिसिएशन मिलेगा। और डिप्रिसिएशन के रूल्स हैं, उनके फंडे हैं, अलग से फंडे हैं 5, 10, 15, 25, 35, 40, 50 5 साल के बाद 50% हो जाता है सभी गाड़ियों। इन रिस्पेक्ट ऑफ थर्ड पार्टी लाइबिलिटी द एक्चुअल डैमेजेस आर अवॉर्डेड आर इंडिग्निफाइड सब्जेक्ट टू द लिमिट्स ऑफ द लाइबिलिटी। जो लाइबिलिटी की एक लिमिट दी रहती है पॉलिसी में उससे एक्सीड नहीं करते हैं, लेकिन जो भी अवार्ड होता है वो उसको पेमेंट करना पड़ता है और वो भी एक्सीड करके नहीं देते हैं। कुछ केस होते हैं जहाँ पे बहस होती है, बहुत बड़े जो है ना लीगल स्पेशलिस्ट लोग लगे रहते हैं, वहाँ देना होता है। इंडिमनिटी इज आल्सो अवेलेबल फॉर लीगल कास्ट, जहाँ पे लीगल कास्ट देनी है लीगल में तो वो इंडिमनिटी वहाँ पे भी है अवेलेबल। अब चौथा प्रिंसिपल है सबरोगेशन का, सबरोगेशन एंड कंट्रीब्यूशन। वैसे तो सभी हमारे जो सर्वेयर भाई हैं सब लोग सोचते होंगे कि हम सब जानते हैं, लेकिन मैं तो कह ही नहीं पाता हूँ मैं सब जानता हूँ। मैं तो जब भी देखता हूँ मुझे कुछ लगता है मुझे कमी है, लेकिन इसीलिए मैं रिवाइज भी कर देता हूँ, रिवाइज करता हूँ। सबरोगेशन इज द ट्रांसफर ऑफ राइट्स फ्रॉम द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर। सबरोगेशन तो समझने की कोशिश कीजिए, ऐसे तो लोग कहते हैं ट्रांसफर ऑफ राइट हो जाएगा, लेकिन सबरोगेशन इज द ट्रांसफर ऑफ राइट फ्रॉम इंश्योर्ड टू द इंश्योरर व्हेन द लॉस और डैमेज टू द व्हीकल इज कॉज्ड बाय द नेग्लिजेंस ऑफ अनदर पर्सन। दूसरे आदमी ने ठोक दिया आपकी गाड़ी को ठोक दिया, और इंश्योरर एक्सरसाइजेज द राइट्स टू कवर द लॉस फ्रॉम द पर्सन रिस्पॉन्सिबल। जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उससे लॉस मांगता है। अंडर कॉमन लॉ सबरोगेशन ऑपरेट्स ओनली आफ्टर द क्लेम इज पेड। जब क्लेम पे हो जाता है तभी ऑपरेट होता है। मतलब ये समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम को पे कर दिया तो इंश्योरेंस कंपनी जिसको पे कर रही है उसके ऑन बिहाफ में उससे सबरोगेशन लिया हुआ है, अपने राइट उसके राइट ट्रांसफ़र लिए, उस राइट के ट्रांसफ़र होने के बेस पे सबरोगेशन के बेस पे वो दूसरी पार्टी से, तीसरी वाली पार्टी से जिसने मारा है उसे रिकवर कर सकती है। लेकिन कहाँ करती है, करती होगी नहीं भी करती है। हाउएवर प्रोवाइड्स फॉर सबरोगेशन बिफोर द पेमेंट ऑफ द क्लेम। सबरोगेशन यूजुअली अराइजेज व्हेन देयर इज ए कोलिजन बिटवीन टू व्हीकल्स, one of which is responsible for the accident. In practice, however, subrogation is modified by agreement between insurers, knock for knock agreement and contribution. अब ये knock for knock agreement means वही एक टक्कर। Contribution arises when there is a double insurance, double triple भी होता है, double भी insurance, that is when the same vehicle is insured under two policies according to the policy condition. The loss is shared pro rata between the two insurers. प्रो रेटा बेस पे दो जगह से किया हुआ है तो दोनों में कंट्रीब्यूट हो जाता है। जिस बेस पे रहता है वो प्रो रेटा में कैलकुलेशन हो जाएगी, उसका वही रेशियो बढ़ेगा, उस रेशियो में उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। पांचवा प्रिंसिपल है प्रॉक्सिमेट काज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे मेरी बहुत तगड़ी वीडियो है एक्सीडेंट एक्सटर्नल मीन्स का। पूरा ये समझ लीजिए कि एक्सीडेंट एक्सटर्नल मीन्स पे 12 एग्जाम्पल देते हुए, 12 केस के एग्जाम्पल देते हुए पूरे एक्सीडेंट एक्सटर्नल मीन्स को समझाया। और मेरी आर्टिकल भी है और मेरा रिप्रेजेंटेशन भी रहा 2016 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साइंस म्यूजियम में। इसला का जो है नेशनल लेवल का सेमिनार था, उस सेमिनार में हुआ था और वो गूगल पे अवेलेबल भी है, उसको लोग पढ़ लेते हैं, समझ भी लेते हैं और समझने की कोशिश जो कर, जिसको ढूंढना है वो ढूंढ सकता है। राम सिंह एक्सीडेंट एक्सटर्नल मीन्स डालते ही गूगल बता कर दे देगा, आपको पूरी आर्टिकल आ जाएगी। प्रॉक्सिमेट काज है, द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉक्सिमेट काज अप्लाइज टू मोटर इंश्योरेंस एज दी other classes of insurance. The loss or damage to the vehicle is indemnified only if it is proximately caused by any of the insured peril. जो भी insured peril है, 10 perils है, उन perils में कुछ भी किसी भी श्रेणी में आ रहा है वो जो है ना पे होगा, और लेकिन proximate cause होना चाहिए इसका। वो डॉक्ट्रिन आल्सो अप्लाइज टू थर्ड पार्टी क्लेम में भी, उसमें हमने थर्ड पार्टी क्लेम में भी समझाया है। एक्सीडेंट एक्सटर्नल मीन्स में जाएंगे तो उसमें समझ में आएगा थर्ड पार्टी के क्लेम।
The third party injury damage must be approximately caused by the use of the vehicle by or on the instructions of the insured for which he is held legally liable to pay damages। जैसा अभी पहले आपने देखा वो एजेंट के रूप में काम करे। टाइप्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, अभी तो पांचों प्रिंसिपल हो गए। अब मोटर व्हीकल कितने टाइप्स की होती हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। अब तो बहुत हो गई हैं, लेकिन जो हमारा इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इंश्योरेंस में जो प्रैक्टिस में है उसके हिसाब से द मोटर व्हीकल हैज़ बीन डिफाइंड इन मोटर व्हीकल एक्ट एज ए मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल एडाप्टेड फॉर यूज अपॉन रोड whether power of propulsion is transmitted thereto or an external or internal source and includes a chassis to which a body has not been attached and a trailer चेसिस के साथ ही होता है, बॉडी नहीं अटैच है तो भी वो व्हीकल में ही आएगा, वो व्हीकल ही है, वो भी व्हीकल ही है। और जिसमें मोटराइज्ड लगी है, मोटर लगा हुआ है, मोटर लग करके उसको पुश कर रहा है, खींच रहा है, पुल कर रहा है, ले जा रहा है, वो मोटर व्हीकल है। फॉर पर्पज ऑफ इंश्योरेंस मोटर व्हीकल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज विच ए प्राइवेट कार्स, मोटरसाइकिल्स, कमर्शियल व्हीकल। जैसा अभी प्रैक्टिस में प्राइवेट कंपनियां बिल्कुल देती हैं, उनके प्राइवेट कार की पॉलिसी अलग है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल की पॉलिसियाँ अलग है, मोटरसाइकिलों की अलग है, और सब वो पूरा पॉलिसी वर्डिंग भी देते हैं। और अलग मैटर है कि वो रिजेक्ट भी करते रहते हैं बिना ग्राउंड के भी, लेकिन ये है कि देते हैं पूरा। फॉर पर्पज ऑफ इंश्योरेंस 3 वर्ड कैटेगरीज हैं। देर आर आल्सो सब क्लासिफिकेशन इन द कैटेगराइजेशन, जो 3 कैटेगरी है उनमें सब क्लासिफिकेशन दी। एंड द erstwhile traffic defined and described these vehicles and this categorization is still being followed by the market as followed। वो भी मैन्युफैक्चरर के बेस पे भी है, कई तरह के कैटेगरी कर सकते हो आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। लेकिन ये हुआ कि प्राइवेट कार्स हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल में टैक्सी भी आ जाएगी, लेकिन टैक्सी का जो क्लेम का प्रोसीजर है वो प्राइवेट कार की तरह ही है, लेकिन सीमा है, एक सीमा है कि 8 पैसेंजर होते ही, 7+1 होते ही वो ट्रांसपोर्ट का तरह वो काम करेगा, उससे पहले आप कार की तरह उसका क्लेम रहेगा। प्राइवेट कार्स व्हीकल्स यूज सोलली फॉर द सोशल, डोमेस्टिक एंड प्लीजर पर्पज। आपने खरीदा प्राइवेट कार का मतलब है किसी ने भी लिया, चाहे व्हीकल यूज सोलली फॉर सोशल, अपने खुद के काम के लिए, डोमेस्टिक अपने खुद के काम के लिए, सोशल सामाजिक काम के लिए, एंड प्लीजर पर्पजेज। प्लीजर पर्पजेज का मतलब कि अपने सबको लेके जाना है, घूमना है, घुमाना है। बिजनेस और प्रोफेशनल पर्पजेज, कुछ प्रोफेशनल पर्पज में वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, सर्वेयर है, सब लेते हैं। एंड बट नॉट फॉर कैरेज ऑफ गुड्स एंड अदर सैंपल, किसी भी तरह का सैंपल नहीं ले जाते। कैसे, जैसे किसी ने मालिक ने ले लिया गाड़ी और वो उसमें सैंपल ले जा करके जगह जगह दिखा रहा है, डिस्प्ले करवाता है, बताता है, वो फिर तो यूज़ उसका बदल गया ना, कमर्शियल यूज हो गया, इसलिए वो प्राइवेट कार में नहीं आएगा, वो प्राइवेट कार में नहीं आएगा। लेकिन अगर वो अपने यूज के लिए ले जाता हो तो प्राइवेट कार में आएगा, वो चाहे जितनी बड़ी गाड़ी हो, चाहे जितनी छोटी गाड़ी हो। 3 व्हील कार्स फॉर प्राइवेट पर्पजेज आर आल्सो कवर्ड। वो अगर प्राइवेट पर्पज में अगर 3 व्हीलर भी है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी उसी में आएगा। एंड मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, मैकेनिकली प्रोपेल्ड 2 व्हीलर्स विद विदाउट साइड कार। साइड कार लगी रहती है, मुंबई में साइड कार लगाते हैं, यहाँ तो कोई लगाता नहीं, और नहीं भी है तो भी वो वाली दोनों को। मैकेनिकली प्रोपेल्ड 3 व्हीलर्स विथ इंजन कैपेसिटी नॉट एक्सीडिंग टू 350 cc। 350 cc से ऊपर नहीं बढ़े वो 3 व्हीलर्स। कमर्शियल व्हीकल्स में आ जाते हैं। कमर्शियल व्हीकल्स के लॉसेज भी बड़े होते हैं, ट्रांसपोर्टरों के समझ की वाली बात है। गुड्स कैरिंग व्हीकल्स दीज आर क्लासिफाइड अंडर द MV एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट 1939। प्राइवेट कार्स उसमें तो था, उसमें प्राइवेट कार गुड कैरियर्स हमारे बचपन में भी लिखा रहता था, वो पब्लिक कैरियर और फलाना कैरियर और तकों में, वो सब गॉन ऑफ द डेज, अब बदल गया है। द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 does not have this category new under the motor vehicle goods carrying vehicle is a called goods carriage and there is no categorization of the public carrier and private carrier। public carrier private carrier का मामला खत्म कर दिया। they are still classified as a private carrier, they are still classified as a public or private carrier for rating purpose। rating purpose के लिए वो रेट निकालने के लिए, प्रीमियम निकालने के लिए करते हैं। टेलर्स any truck, cart, carriage or other vehicle without means of self propulsion including agricultural implements drawn or hauled by self propelled vehicle।
ट्रक हो गया, कार्ट हो गया, कैरेज हो गया, व्हीकल विदाउट मीन्स ऑफ सेल्फ प्रोपल्सन, सेल्फ प्रोपल्सन का मतलब सेल्फ पे चलाएगा, एंड इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, ट्रैक्टर वैक्टर जितने भी हैं सभी जो भी ये आएंगे इक्विपमेंट्स आ जाते हैं उसमें आएगा सेल्फ प्रोपल्ड व्हीकल। पैसेंजर्स कैरिंग व्हीकल्स ये हैं टेलर्स, ये टेलर्स हो गए जो ट्रक कार्ट कैरेज जिन लोड ले जा रहे हैं ना उनको टेलर्स हो गए। पैसेंजर्स कैरिंग व्हीकल्स आल व्हीकल्स यूज फॉर हायर एंड रिवार्ड विद डिफरेंट रजिस्टर्ड पैसेंजर्स कैरिंग कैपेसिटी, दीज आर एंड दीज में बी मीटर्ड और नॉन मीटर। टैक्सी में मीटर रहता है और नहीं भी मीटर वाली भी टैक्सियाँ होती हैं। यहाँ तो टैक्सी में मीटर है, दिल्ली में है, बम्बई में है, लेकिन ट्रांसपोर्ट व्हीकल कोई ज़रूरी नहीं है सब में मीटर लगा रहे। यहाँ पे ओला में किसी में मीटर नहीं रहते वो, और अपने हिसाब से कैलकुलेशन उनका है। थ्री व्हीलर भी जो मोटराइज व्हीकल्स हैं आल्सो पार्ट ऑफ दिस क्लास ऑफ व्हीकल, जो पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी वाली चीज़ें हैं वो सब। उसके बाद आता है मिसलेनियस एंड स्पेशल टाइप ऑफ व्हीकल। जो मिसलेनियस व्हीकल है, स्पेशल टाइप ऑफ व्हीकल है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें समझते हैं। वो सब हैं एम्बुलेंस है, वो विशेष व्हीकल हैं, मिसलेनियस में आती हैं, जैसे डी क्लास के। एम्बुलेंस हैं, ब्रेक डाउन व्हीकल्स हैं जो खींच के ले जाती हैं। सिनेमा, फिल्म, रिकॉर्डिंग एंड पब्लिसिटी वैन्स हैं। क्रेन्स फिटेड विद द लिफ्ट ऑपरेटर्स हैं, उठाते हैं जो ब्रेक डाउन व्हीकल्स हैं, जो ब्रेक डाउन व्हीकल गाड़ियों को ले जाते हैं। डिलीवरी ऑफ ट्रक, पेडेस्टेरियन कंट्रोल, डिस्पेंसरीज भी हैं, मोबाइल डिस्पेंसरीज हैं, डंपर्स हैं, डस्ट कार्ट्स हैं, वाटर कार्ट्स हैं, रोड स्वीपर्स हैं, एक्सकवेटर्स हैं, इलेक्ट्रिक ट्रॉलीज हैं, ट्रैक्टर्स हैं, फायर ब्रिगेड एंड साल्वेज कार व्हीकल्स हैं, फुटपाथ रोलर्स हैं, फोर्कलिफ्ट ट्रक्स हैं, हेयर्स हैं, लेबलर्स हैं, मोबाइल शॉप्स हैं, कैंटीन व्हीकल्स हैं, मोबाइल सर्जरीज एंड डिस्पेंसरीज हैं, प्लेन लोडर्स हैं, रिफ्यूज कार्ट्स हैं, रोड रोलर्स हैं, रोड स्प्रिंकलर्स आल्सो यूज्ड एज द फायर फाइटिंग के लिए जो, एंड साइट क्लियरिंग है, लेवलिंग प्लांट्स हैं, साइट क्लियर करते हैं ट्रकों पे, सड़कों पे आपने देखा हो कितने ट्रैक्शन इंजन ट्रैक्टर्स हैं, एंगल डोजर्स हैं, बुलडोजर्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, पेडेस्टेरियन कंट्रोल्स हैं, ट्रैक्टर्स यूज फॉर एग्रीकल्चरल यूज में है, फॉरेस्ट्री यूज में है, टार स्प्रेइंग एक्सेट्रा, एंड ट्रेलर्स फिटेड एज ए सिनेमा, फिल्म रिकॉर्डिंग एंड पब्लिसिटी वैन्स हैं, डस्ट कार्ट्स हैं, वाटर कार्ट्स हैं, फायर ब्रिगेड्स हैं, मोबाइल प्लांट्स हैं, मोबाइल शॉप्स हैं, कैंटीन्स हैं, क्लियरिंग एंड लेबलिंग प्लांट्स हैं, टार स्प्रेइंग है, ये व्हीकल्स हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिसीज क्या है, बहुत रह गया थोड़ा। इंडियन मोटर टैरिफ ये 2007 में इन्होंने ख़त्म कर दिया, लेकिन पॉलिसी वर्डिंग दे दिया, पॉलिसी वर्डिंग रहेंगी। देयर बट द लाइबिलिटी उनके हिसाब से था, लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी थी, पैकेज पॉलिसी थी। लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी में सिर्फ एक्ट का इंश्योरेंस होता था और थर्ड पार्टी लाइबिलिटी ही कवर होती थी, थर्ड पार्टी लॉस एंड इंजरी सारे कवर होते थे। पैकेज पॉलिसी में आ गया, ओन डैमेज आ गया, तो वो भी कवर होने लग गई। इट कैन आल्सो बी एक्सटेंडेड टू कवर एडिशनल लाइबिलिटीज एज प्रोवाइडेड इन द टैरिफ, फॉर एग्जाम्पल लाइबिलिटी टू एम्प्लॉइज ऑफ द इंश्योर्ड who may be traveling or driving the employer's car and increase third party properties damage liability and etc. जो भी था, अब तो बढ़कर के बहुत कुछ हो गया, सब बहुत चीज़ें हैं पॉलिसी में आप पढ़ेंगे तो वो जो कंप्रेहेंसिव पॉलिसी होती है, ओन डैमेज की पॉलिसी, थर्ड पार्टी की पॉलिसी डिफर भी हो गई, डिफरेंट भी हो गई, डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनियाँ भी देने लग गई हैं, 3-3 साल के लिए हो गए हैं, और बढ़ा के भी हो सकते हैं, आगे हो सकता है और भी बढ़ के जाए। और सबका आप पॉलिसी से ही देखा जा सकता है कि उसमें क्या क्या कवरेज आपका है, उसको कवर को देख करके समझ क्लेम उसी हिसाब से बनता है। फॉर्मली दीज वर नोन एज द एक्ट ओनली एंड द कंप्रेसिव पॉलिसी रेस्पेक्टिवली इंश्योरेंस कुड रेस्ट्रिक्ट द कवर अंडर द ओन डैमेज सेक्शन ऑफ द पैकेज पॉलिसी विदाउट रिडक्शन इन प्रीमियम्स और इंक्रीज द प्रीमियम फॉर द सेम पॉलिसी लाइबिलिटी ओनली, कवर कुड नॉट बी रिड्यूस्ड इन एनी वे। तो उसको नहीं कर सकते थे, उसमें तो छूट देते ही हैं। अभी मोटर में बहुत छूट चलती है, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी में कोई छूट नहीं चलती, उसमें तो पूरे देना पड़ता है, पूरे। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज़ विथड्रॉन द टैरिफ विद इफेक्ट फ्रॉम
1st April 2009, and however the wordings of the liability only policy will continue and the rates for the liability only policy are regulated by the IRDA. With regard to own damage cover, the existing policy wordings are to be continued, but insurers are given freedom of pricing and permitted to provide additional covers after obtaining the regulator's clearance to the changes, and the erstwhile tariff wording will remain in standard cover, and two policies forms liability only and the package policy continues to be used. The authority has prescribed proposal form for third party liability only policy फॉर प्राइवेट कार, टू व्हीलर्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स पर वो तो है, प्रपोजल तो रहेगा। यहाँ समझने वाली ये बात है कि फाइल एंड यूज़ के माध्यम से IRDA को इन्फॉर्मेशन दे करके प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां या सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां अपने हिसाब से जो रेटिंग करके, इसीलिए प्रीमियम में डिफरेंस आता। नहीं तो इंश्योरेंस कंपनी तो एक है, ओन डैमेज एक है, सब कुछ एक है और नियम कायदे सब एक हैं, तो सबके प्रीमियम भी एक आना चाहिए। नहीं आते हैं, कोई छूट ज़्यादा देता है, कोई छूट कम देता है, कोई कुछ कवर कर देता है, एड ऑन कवरेज ज़्यादा दे देता है, कोई एड ऑन कवरेज निकाल देता है, कोई सब अपने अपने ढंग से उसको बीमा करते हैं, फ्री है। क्योंकि जो टैरिफ है वो डी टैरिफ हो चुका है। डी टैरिफ होने की वजह से वर्डिंग्स तो हैं, रेफरेंस तो उसी से लिया जाता है, लेकिन उसके साथ लेते हैं। आशा है कि ये बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा, बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, लेकिन एक चैप्टर आपके हमने मोटर के कंप्लीट कर लिए। इसे समझने की कोशिश कीजिए, समझें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नीडी लोगों तक पहुँचाएँ, जिनको ज़रूरत है उनको दें। तो आप विद्वान आदमी हैं तो कम से कम अपने जूनियर, ट्रेनी और साफ के लोगों को और जो नए इंश्योरेंस के लोग हैं, जो नए सर्वेयर आ रहे हैं, उनको दें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।